नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे और अपने जीवन के पलों को एंजॉय कर रहे होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लर्न ज्योग्राफी में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि बादल क्या होते हैं, बादलों के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने देखा कि 4 प्रमुख और 10 उप प्रकार होते हैं। उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये हमने देखा। आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे वर्षा और वर्षण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नए टॉपिक के साथ। वर्षण। आपको दोस्तों वर्षा और वर्षण में थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, वो भी हम देख लेते हैं कि वर्षण क्या होता है। वर्षण या इसे हम अवक्षेपण भी कहते हैं, एक दूसरा नाम है वर्षण का अवक्षेपण, जिसे इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय जल, या कह सकते हो वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प है, जिसमें हमने देखा था 0 से 5% के आसपास है, वह संघनित होकर वो किसी भी रूप में जब पृथ्वी की सतह पर गिरती है तो उसे हम वर्षण कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि इत्यादि। अतः वर्षा वर्षण का एक रूप है या प्रकार है। ठीक है दोस्तों, वर्षण का मतलब आप समझ गए। वर्षण का मतलब है कि वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरना है। ठीक है। और वर्षा वर्षण का ही एक रूप या प्रकार है। ठीक है दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कहें अगर कि वर्षण क्या होता है, तो ऊपर उठती गर्म और आर्द्र वायु। ठीक है। गर्म और आर्द्र वायु संतृप्त होने के बाद, यानी कि सेचुरेटेड होने के बाद होने तथा उषांक ड्यू पॉइंट की प्राप्ति के बाद संघनन होने पर वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो तरल रूप में, यानी कि जैसे ओस, जलवर्षा, और ठोस रूप हिमपात और ओला में नीचे गिरने को वर्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वर्षण के कुछ रूप दिखाए गए हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्षा को दिखाया गया है। स्नो यानी कि बर्फबारी दिखाई गई है। स्लीट यानी कि ओले के साथ वर्षा। हेल यानी ओला गिरना। ग्रेप्यूल यानी कि कच्चे ओले का गिरना। ये सब क्या है? ये सब वर्षण है। जैसे वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होने के बाद वह धरती पर आती है किसी भी रूप में, तरल भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, वह आपका क्या है? वर्षण है। जैसे आपकी रेन यानी वर्षा तरल होती है, स्नो ठोस रूप में होती है, स्लीट आपका बूंद और ओला होता है, इसमें ओले आपके ठोस होते हैं, ग्रेप्यूल आपके कच्चा ओला होता है, ये भी लगभग ठोस ही होता है। तो ये सब क्या है? ये सब वर्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनका अर्थ आप समझ लीजिए। जिस तापमान पर संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं? उषांक बिंदु कहते हैं, यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं, और इसका मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जलवाष्प का संघनन होने लगता है। अब संघनन क्या है? जलवाष्प का तरल या ठोस रूप में बदलना संघनन कहलाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ड्यू पॉइंट है, इसके बाद यदि तापमान नीचे गिरता है तो जो जलवाष्प है, यानी कि जल जो गैसीय रूप में है, वह तरल या ठोस रूप में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को संघनन कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम वर्षा। वर्षा क्या होती है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल के वाष्पीकरण होने से वाष्प वायुमंडल में पहुंचती है, ये हमने देखा है, तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका संघनन होने लगता है। ठीक है। फलस्वरूप मेघ बनते हैं, यानी कि बादल बनते हैं, तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जलवाष्प का संघनन होने के बाद जल की बूंदों में बदल जाना और जल की बूंदों का पृथ्वी की सतह पर आकर के गिरना, वो आपका वर्षा कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से जल का वाष्पीकरण हुआ, ऊपर जाने पर तापमान कम हुआ जिससे इसका संघनन होने लगा। संघनन के बाद ये जलवाष्प जल बूंदों में बनी और ये जल बूंदें धरातल पर गिरने लगी, तो ये आपका वर्षा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जब जल वाष्प युक्त वायु ऊपर की तरफ उठती है तो तापमान कमी होने के कारण उसका संघनन होने लगता है। ठीक है, जैसे हमें पता भी है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तापमान लगातार गिरता है और तापमान गिरने के कारण जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इस तरह बादलों का निर्माण होता है, संघनन के कारण बादलों का निर्माण होता है तथा कुछ समय बाद जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण वायुमंडल उसे संभाल नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, और जल वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है तथा वर्षा होने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन सी? संवाहिनी यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल, पर्वतीय यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल और चक्रवातीय यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, इसे हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले संवाहिनी वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। ये आप याद रखेंगे, गर्म और आर्द्र पवनें जब ऊपर उठती हैं तो इस प्रकार की वर्षा होती है। तो गर्म और आर्द्र पवनें ऊपर उठती कहाँ है? विषुवतीय प्रदेशों में अथवा शांत पेटी यानी कि डोलड्रम में यही वर्षा होती है। उच्च तापमान व उच्च आर्द्रता के कारण इन क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक के बीच घनघोर बादल छा जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्षणों की तेज मूसलाधार वर्षा के बाद, कुछ समय की तेज मूसलाधार वर्षा के बाद 4 बजे तक वर्षा रुक जाती है तथा आसमान साफ हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको डोलड्रम, विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्ण प्रदेशों में अंतर बताया जा चुका है। एक चित्र के माध्यम हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो शांत क्षेत्र है वो डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, और 0 से 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री के जो मध्य का क्षेत्र है वो विषुवतरेखीय प्रदेश कहलाता है। और 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो जो आपकी, ठीक है दोस्तों, इसमें हमने बात की थी, ये आपको चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वायुदाब पेटियों को दिखाया गया है और वहाँ से चलने वाली पवनों को भी दिखाया गया है। अगर ये वीडियो आपने वायुदाब से संबंधित नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट पर जा कर के आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दूसरा है हमारा पर्वतीय वर्षा यानी ओरोग्राफिक या माउंटेन रेनफॉल। देखते हैं इसे क्या होता है। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हम अभी डायग्राम से देखेंगे कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ समुद्र तट के निकट तथा उसके समानांतर होती है। ये आपको याद रखना है कि किन भागों में पर्वतीय वर्षा होती है। तो सागर तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके समानांतर वहाँ पर वर्षा होती है। जैसे मान लीजिए ये एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये आपका सागरीय क्षेत्र है, तो इसी क्षेत्र में अगर पर्वत श्रेणी समानांतर है, तट के समानांतर, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी। ठीक है दोस्तों, जिस पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि पर्वत के जिस भाग में वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहते हैं। जबकि विमुख ढाल पर यानी कि दूसरी साइड जो ढाल होता है उसे हम दूसरी साइड जो ढाल होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, सॉरी यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश होगा, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यानी रेन शेडो रीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसे हम देख लेते हैं। एक चीज़ आप हमेशा दोस्तों याद रखना कि वर्षा होने के लिए वायु का गर्म होकर ऊपर उठना आवश्यक है। ऊपर जब वह उठेगी तो तापमान कम होता है, जिससे उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और संघनन के बाद ही जलवाष्प तरल या ठोस रूप में परिवर्तित हो करके धरातल पर वह विभिन्न रूपों में आकर के गिरती है। ये वर्षा होने के लिए आवश्यक है। इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि पवनें इस पर्वत के सहारे ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद इनका संघनन होता है और संघनन के बाद ये वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल पर आकर के गिरने लगती है। ये है आपका पर्वतीय वर्षा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा चित्र आप देखिए। इसमें दिखाया गया है कि ये पवनें इस साइड से आ रही हैं और इस पर्वत के सहारे ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठने पर इनका संघनन हो रहा है और ये वर्षा या वर्षण हो रहा है इस साइड। तो ये आपका विंड वर्ड है, यानी पवनाभिमुख ढाल है। ठीक है। जबकि पवनें दूसरी ओर जब नीचे उतरती हैं तो इन पवनों का तापमान फिर से बढ़ने लगता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। इसी प्रदेश को हम वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन कहते हैं। रेन शैडो रीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। या इसे लीवर्ड यानी पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। पवनाभिमुखी ढाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तीसरा है आपका वर्षा का रूप चक्रवातीय वर्षा यानी साइक्लोनिक रेनफॉल। इसे देखते हैं। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातीय क्षेत्रों में होती है। किन क्षेत्रों में? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्रों में। या चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। यानी चक्रवातीय वर्षा का दूसरा नाम क्या है? वाताग्रीय वर्षा होते हैं। वाताग्र हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। पीछे जो बातें हुई हैं, अगर वाताग्र वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वाताग्र क्या होते हैं? जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर उठती है और वर्षा होती है। ये वर्षा मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों में होती है। ये आपको याद रखना है। मध्य या उच्च अक्षांश यानी शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय भागों में इस प्रकार की ही वर्षा होती है। कौन सी? चक्रवातीय वर्षा। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि दो विपरीत स्वभाव वाली राशियाँ, ये आपकी कोल्ड यानी कि शीत वायु राशि है, ये वार्म यानी कि उष्ण वायु राशि है। जब ये वायु राशियाँ दोनों टकराती हैं तो इसके जो मध्य का क्षेत्र होता है ये आपका वाताग्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जब ये दोनों वायु राशियाँ टकराती हैं तो गर्म वायु राशि ऊपर उठती है और गर्म वायु राशि जब ऊपर उठती है तो इसका संघनन होता है। संघनन के बाद जलवाष्प जल की बूंदों के रूप में या विभिन्न रूपों में धरातल पर आकर के गिरने लगती है। इसे ही हम कहते हैं चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगती है, इसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि वर्षण या वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल। पृथ्वी पर वर्षा का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। इसे कुछ कारक प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन से हैं। पहला है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के निकट सूर्य की किरणें पूरे साल लंबवत चमकती हैं, यानी कि समकोण पर लंबवत चमकती हैं। इससे वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो तापमान भी अधिक होगा और तापमान और वाष्पीकरण में सीधा संबंध होता है, यानी कि वाष्पीकरण अधिक होगा तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा में भी वृद्धि होगी। ठीक है। ये आर्द्र वायु ठंडी होने पर वर्षा करती है, यानी कि ये हवाएं ऊपर उठती हैं संवहन क्रिया के द्वारा और उसका संघनन होने के बाद वर्षा होती है। ठीक है। जबकि ध्रुवों के समीप तापमान कम होता है, जिससे वाष्पीकरण भी कम होता है, फलस्वरूप ध्रुवों के निकट वर्षा कम होती है। पहला कारण। इसके बाद है समुद्र से दूरी। डिस्टेंस फ्रॉम सी। जब गर्म पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती तो बहुत सा जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। जब ये आर्द्रता युक्त पवनें स्थलीय भाग की ओर जाकर ठंडी होती हैं तो वर्षा करती हैं।
ठीक है दोस्तों, ये पवनें समुद्र के निकटवर्ती भागों में खूब वर्षा करती हैं, परंतु ज्यों-ज्यों समुद्र से दूर जाती हैं त्यों-त्यों इनमें जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है और इनकी वर्षा करने की क्षमता भी कम होती जाती है। यही कारण है कि जो समुद्र के तटवर्ती भाग हैं आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए उदाहरण भी दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित कोलकाता 158 डिग्री सेंटीमीटर जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित कोलकाता है वह 158 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जबकि दिल्ली में 71 सेंटीमीटर ही केवल वर्षा प्राप्त होती है। तो आप समझ गए कि जैसे जैसे हम सागर से स्थल की ओर जाते हैं वैसे ही वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। इसके बाद है प्रचलित पवनें यानी प्रेवेलिंग विंड। जिस क्षेत्र में पवनें समुद्र की ओर से आती हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, परंतु जहाँ स्थलीय पवनें चलती हैं वहाँ वर्षा कम होती है। स्थलीय पवनें का मतलब है स्थल से सागर की ओर और सागरीय पवनों का मतलब है सागर से स्थल की ओर। ठीक है दोस्तों, बाद में 80% से भी अधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है, क्योंकि वे समुद्र से आती हैं। यानी कि वे पवनें जो यानी ग्रीष्मकालीन पवनें हैं वे कहाँ से आती हैं? समुद्र से आती हैं स्थल की ओर। इसलिए 80% जो भारत की वर्षा है ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। ठीक है दोस्तों, इसके विपरीत शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि इस समय पवनें मुख्यतः स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, इसके बाद है धरातल भी वर्षा को प्रभावित करता है। यदि किसी क्षेत्र में जलवाष्प युक्त पवनों को रोकने के लिए कोई पर्वत ना हो तो वह वर्षा नहीं करती, यानी वहाँ वर्षा नहीं होती। उदाहरण के लिए जो राजस्थान में अरब सागर से आने वाला मानसून है, मानसून पवनों को रास्ते में कोई बड़ा पर्वत नहीं आता, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल पर वर्षा अधिक होती है। पवनाभिमुख मतलब जो पवनों के सामने पड़ता है। जैसे ये आपका पर्वत है तो ये वाला ढाल यानी कि पवनें अगर इधर से आ रही हैं तो ये वाला ढाल पवनाभिमुख है और ये वाला ढाल पवनाविमुखी है। ठीक है, तो वर्षा पवनाभिमुख ढाल पर होती है तथा पवन विमुखी ढाल पर वर्षा कम होती है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के अवरोध के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि इसकी वर्षा यानी कि इसके जो दूसरी साइड वर्षा छाया प्रदेश है स्थित है दक्षिण पठार में कहीं कहीं 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं भी वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती हैं। जिस क्षेत्र के निकट गर्म धारा बहती है वहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, और जिस क्षेत्र के निकट ठंडी धारा बहती है वहाँ पर वर्षा कम होती है। इसका कारण यह है कि गर्म जलधारा के ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है, जिससे उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर गर्म जलधाराएं बहती हैं उनके ऊपर बहने वाली वायु का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत ठंडी धारा के ऊपर बहने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है और वह अधिक जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती। गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म धारा के कारण पश्चिमी यूरोप में पर्याप्त वर्षा होती है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ ठंडी धाराएं बहती हैं। कहाँ पर? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध हैं जो वहाँ पर जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं और वहाँ पर वर्षा की न्यूनता के कारण मरुस्थल पाए जाते हैं। उन्हीं अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के साथ गर्म धाराएं बहती हैं, जिससे वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, जैसे ये आपका महाद्वीप है। ठीक है, इसे आगे थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका उपोष्ण कटिबंध है, तो उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं यानी कि जो ये वाले ढाल हैं यहाँ पर ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती। जबकि महाद्वीपों के पूर्वी वाले भाग यानी कि पूर्वी वाले भाग यानी कि ये वाले भागों में गर्म जल धाराएं बहती हैं, जिससे इन पर वर्षा होती है। ठीक है,
इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। जिन देशों में प्राकृतिक वनस्पति अधिक मात्रा में होती है वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, यानी कि वर्षा की मात्रा और प्राकृतिक वनस्पति में सीधा संबंध है। इसीलिए विश्व की सरकारें या सभी लोग, विद्वान लोग वनस्पति को बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि वनस्पति की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा भी अधिक होगी। इसका कारण यह है कि वनस्पति वाले क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने में सहायता मिलती है। ठीक है। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त वृक्षों के पत्ते वायु में जलवाष्प छोड़ते रहते हैं, इससे वायु आर्द्रता बढ़ जाती है और संघनन से वर्षा होती है। समझ गए आप मित्रों कि प्राकृतिक वनस्पति का कितना महत्व है। क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति जैसे हमने देखा था कि इवापोट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प वायुमंडल को देते हैं, और जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति अधिक होती है वहाँ पर तापमान कम होता है, अतः आर्द्रता जैसे कह सकते हैं संघनन की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है, जिससे वर्षा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ चक्रवातों का विकास भी वर्षा की मात्रा को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। जिन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं वहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी चक्रवात और अधिक वर्षा में सीधा संबंध है। यानी चक्रवात जहाँ अधिक आते हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जहाँ भी आते हैं वहाँ वर्षा करते हैं। चक्रवातों को हमने देखा था दो प्रकार के थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और ये दोनों ही चक्रवात वर्षा लाते हैं। जबकि जहाँ पर प्रति चक्रवात पाया जाता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि प्रति चक्रवातों में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और इस दशा में वायुमंडल स्थिर दशा में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम वर्षा के टॉपिक से संबंधित और भी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की कि वर्षण क्या होता है, वर्षा क्या होती है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा की बात की। इसके साथ साथ हमने वर्षा को प्रभावित करने वाले यानी कि वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखा कि कहाँ पर अधिक वर्षा होती है और कहाँ पर कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा से संबंधित हम आगे की बात करेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मित्र।